मिडल ईस्ट में हुए दूसरे गल्फ वॉर की है। इस वॉर को इराक वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉर 2003 में शुरू हुआ और अगले 8 सालों तक बिना किसी सिग्निफिकेंट गेन के यूं ही चलता रहा। लेकिन इसकी कहानी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि इससे कुल 2 सालों पहले अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 9/11 टेररिस्ट अटैक्स की। जैसा कि हम जानते ही हैं, इस अटैक को अफगानिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप अल कायदा के द्वारा अंजाम दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अटैक का इराक से क्या लेना देना है। दोस्तों, माना कि 9/11 में इराक का कोई रोल नहीं था, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का यह परसेप्शन था कि इराक अगले 9/11 को अंजाम जरूर दे सकता है। उनको यह लगता था कि अगर वर्ल्ड की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो सद्दाम हुसैन को उसकी गद्दी से हटाना ही होगा। और क्योंकि इराक के पास पहले भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पाए गए थे, इसीलिए यह रिस्क और भी ज्यादा खतरनाक था। और इसी का सहारा लेते हुए अमेरिका 2003 में इराक पर फिर एक बार अटैक कर देता है। वहां उसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसा तो कुछ हाथ नहीं लगता है, लेकिन इस वॉर के बाद इराक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। 8 साल तक चले इस वॉर में अमेरिका सद्दाम हुसैन को तो खत्म कर देता है, लेकिन इराक को स्टेबलाइज करने में आज तक भी सफल नहीं हो पाया है। तो क्या थी इस वॉर की पूरी कहानी, इसके क्या कारण थे और इसका कैसे अंत हुआ, ये सब हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इवेंट्स लीडिंग टू वॉर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, 1990 में हुए गल्फ वॉर की सभी हॉस्टिलिटीज 28 फरवरी 1991 को खत्म हो जाती हैं। अमेरिका द्वारा लेड कोalition फोर्सेस और इराक के बीच एक सीज फायर साइन होता है, जिसके साथ इस वॉर पर पूर्ण विराम लग जाता है। वॉर के दौरान इराकी आर्मी और इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका अपने एक मेजर ऑब्जेक्टिव यानी सद्दाम हुसैन को उसकी गद्दी से हटाने में सफल नहीं हो पाया था। इसीलिए ये सद्दाम हुसैन को कंट्रोल में रखने के लिए एक कंटेनमेंट पॉलिसी अपनाते हैं, जिसके तहत कोalition फोर्सेस जाने से पहले नॉर्दर्न इराक में मौजूद कुर्द्स और सदर्न इराक में शियाइट फोर्सेस को प्रोटेक्शन देने के लिए इन दोनों रीजन्स में एक नो फ्लाई जोन इंपोज कर देते हैं, जिससे कि इराकी गवर्नमेंट इन रीजन्स पर अटैक न कर सके। कहा जाता है कि अमेरिका ने उस वॉर के खत्म होने के बाद इन रीजन्स की फोर्सेस को सद्दाम के अगेंस्ट जाने के लिए कहा था। उनको लगता था कि ये अपराइजिंग्स ही सद्दाम हुसैन को उसकी गद्दी से हटा देंगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो पाया। उल्टा सद्दाम ने इन दोनों ही अपराइजिंग्स को क्रश कर दिया। खैर, इसके अलावा सद्दाम को कंटेन करने के लिए इराकी इकोनॉमी पर सैंक्शंस की बौछार की गई। यूएन के द्वारा इराक पर ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया जाता है, यानी अब कोई भी देश उसके साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। यूएन यहां पर ऑयल फॉर फूड नाम का एक प्रोग्राम भी चलाता है, जिसके तहत इराक से ऑयल के बदले उसको फूड और बाकी ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई दी जाती हैं, लेकिन उसको किसी तरह का पैसा या वेपन्स सप्लाई नहीं किए जा सकते थे। इसी के साथ इराक के केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को खत्म करने के लिए यहां पर यूएन स्पेशल कमीशन की एक इंस्पेक्शन फोर्स को भी डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन अमेरिका का कहना था कि इराक इन फोर्सेस के काम को हैम्पर कर रहा है और वो अपनी डिसआर्मामेंट ऑब्लिगेशन को सीरियसली नहीं ले रहा है। अगस्त 1998 में इराक इस इंस्पेक्शन को यह कहते हुए पूरी तरह से रिमूव कर देता है कि ये फोर्सेस अमेरिका के लिए इराक में जासूसी कर रही थी। इसी को देखते हुए अक्टूबर 1998 में यूएस में इराक लिबरेशन एक्ट पास किया जाता है। इसके तहत सद्दाम को हटाना यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक ऑफिशियल एजेंडा बन जाता है। इसके अंडर इराक में डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन ग्रुप्स को $97 मिलियन की असिस्टेंस दी जाती है, ताकि इराक में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जा सके। एक महीने बाद यूएस और यूके की फोर्सेस सद्दाम के न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इराक में एक बॉम्बार्डमेंट कैंपेन लॉन्च करते हैं। इस कैंपेन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स। खैर, 2000 में जूनियर जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो इराक के अगेंस्ट एक बेहद अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ये कहा था कि अगर वो जीतते हैं तो वो इराक लिबरेशन एक्ट को पूरी तरह अप्लाई करेंगे और ये सद्दाम को हटाने में एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट का काम करेगा।
9 सितंबर 2001 को अमेरिका पर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है और इसी के बाद सद्दाम को हटाने के एफर्ट्स बहुत तेजी से स्पीड अप होते हैं। अब यहां ये तो सबको पता ही था कि इराक का अलकायदा से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए 9/11 अटैक्स को डायरेक्टली इराक के इन्वेजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसीलिए प्रेसिडेंट बुश यहां पर इस इन्वेजन का ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं। जनवरी 2002 में अमेरिका को एड्रेस करते हुए वो ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ ईविल का हिस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि यूएस किसी भी कीमत पर दुनिया की सबसे खतरनाक रेजीम्स को ये अलाउ नहीं करेगा कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। सितंबर 2002 को प्रेसिडेंट बुश इराक में न्यूक्लियर वेपन्स की प्रेजेंस का हवाला देते हुए अपने इन्वेजन के प्लान को यूएनएससी में पेश करते हैं। दोस्तों, इस बीच कई अमेरिकन और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कंफर्म कर चुकी थीं कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। कई सोर्सेज का कहना था कि इसके होने के चांसेस ना के बराबर हैं और इराक वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर कोई थ्रेट पोज नहीं कर सकता। हालांकि यूके यूएस के इन्वेजन प्लान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी इसके खिलाफ थे। एक लंबी डिबेट के बाद यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 1441 पास करते हुए इराक में अपने इंस्पेक्शंस को वापस शुरू करने की बात की। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर इन फोर्सेस को अपना काम करने नहीं दिया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक हो सकते हैं। 13 नवंबर को सद्दाम हुसैन इस इंस्पेक्शन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। फरवरी 2003 को इंस्पेक्शन फोर्सेस कंफर्म कर देती हैं कि इराक में न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बीच अक्टूबर 2002 में यूएस कांग्रेस प्रेसिडेंट बुश को इराक के ऊपर अटैक करने के डिसीजन की पावर दे देती है। इस बीच प्रेसिडेंट बुश अमेरिकन पब्लिक का भी अच्छा खासा सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। 2003 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल फिर से इराक में वेपन्स के छिपे होने के आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। साथ ही वो इस बार इराक और अलकायदा के लिंकेजेस के आर्ग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करते हैं।